वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो स्कॉलरशिप पोर्टल यानी साला दर्पण पे छात्रवृत्ति मॉड्यूल है उसका काम देखते हैं या इंचार्ज है, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, स्कॉलरशिप मॉड्यूल में छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख नज़दीक आ रही है। डेट एक बार और बढ़ गई है, लेकिन अभी जो लास्ट डेट है मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जो से डायरेक्टर महोदय का एक आदेश था बीकानेर का 11/9/2024 का, और इसके संदर्भ में है कि प्रासंगिक पत्र के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु विद्यालय स्तर पे विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्ति है, प्री और पोस्ट मैट्रिक, इनके आवेदन की अंतिम तिथि हालांकि समाप्त हो गई थी, लेकिन बढ़ा करके अब 30/9/2024 निर्धारित की गई है। यानी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ये हो सकता है आगे डेट नहीं बढ़े। अब इसके लिए क्या क्या काम करने हैं, हालांकि मैंने विस्तार से वीडियो पहले बना रखे हैं। तो सबसे पहला काम तो करना है कि सभी संस्था प्रधान है साला दर्पण पोर्टल के विद्यालय लॉगिन में कार्मिक टैब में वर्क इंचार्ज मैपिंग करेंगे, और वर्क इंचार्ज मैपिंग में छात्रवृत्ति प्रभारी की मैपिंग करेंगे। प्री और पोस्ट दोनों के लिए अलग अलग, एक ही कार्मिक हो सकता है, अलग अलग कार्मिक हो सकता है, वो जैसा भी आपके विद्यालय की व्यवस्था है। और यदि पूर्व में कोई कार्मिक की मैपिंग की हुई हो और उसकी ट्रांसफ़र हो गया हो, रिटायर्ड हो गए हो या और कोई कारण हो, तो उसको डीएक्टिवेट करके नया कर सकते हैं। ये कैसे होगा, तो यहाँ से आप जैसे ही विद्यालय लॉगिन पे यहाँ क्लिक करेंगे, कार्मिक टैब में जाना है, और कार्मिक टैब में यहाँ से जैसे आप कार्मिक टैब में क्लिक करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन आएगा, यहाँ मैपिंग वाला। एक तो क्लास टीचर मैपिंग है, और यहाँ से अलग जैसे यहाँ सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, और यहाँ आपको अलग अलग जो मैपिंग है, कई बार आगे पीछे आ जाएगा। तो यहाँ एक आपको ऑप्शन देखना है वर्क इंचार्ज मैपिंग का, ये वर्क इंचार्ज मैपिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके मैपिंग की हुई है यहाँ नीचे शो हो जाएगी। अब जैसे यहाँ 2 है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का, यहाँ पहले से डीएक्टिवेट बता रहे हैं क्योंकि ये कार्मिक स्थानांतरित होकर चले गए हैं। अब जो नए कार्मिक है जिसमें राजश्री इंचार्ज है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज है, ये कार्मिक का नाम एम्प्लॉय आईडी और एक्टिव आ रहा है। गुड टच बैड टच ट्रेनिंग इंचार्ज, इनका भी नाम आ रहा है। अब यहाँ से अगर मान लो कोई कार्मिक अभी एक्टिव में शो हो रहा है और उनकी ट्रांसफर वगैरह हो गई, तो आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं डीएक्टिवेट करके। यहाँ से आप वापस रोल सेलेक्ट कर लें, जो भी रोल है आपको। अब इसमें प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के जो भी, जैसे यहाँ से पोस्ट मैट्रिक में आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले अगर मान लो ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो पहले उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो पहला काम तो आपकी ये हो गया कि आपको जो भी प्रभारी है या जो इंचार्ज है उसकी मैपिंग करनी है। दूसरा काम, सभी संस्था प्रधान, कक्षा अध्यापक या साला दर्पण प्रभारी के सहयोग से विद्यालय लॉगिन के विद्यार्थी विवरण में जो स्टूडेंट मॉड्यूल है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां करनी है। पहला काम करना है विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5। अब छात्रवृत्ति का फॉर्म है, कुछ पात्र छात्रों के अगर नाम नहीं आ रहे हैं या आप जैसे अप्लाई कर रहे हैं और कुछ समस्या आ रही है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्याएं जो हो सकती है उनमें 2-3 जो आपको देखने हैं कि नाम अगर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप उसकी प्रविष्टि 5 देखें, प्रपत्र 5 देखें, उसमें सारी डिटेल्स सही हो। दूसरा, विद्यार्थी विस्तृत विवरण है प्रपत्र 9, इसको आपको देखना है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि कई बच्चों के नाम है, खास करके 6ठी-7वीं में, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, या ऐसे भी छात्र हो सकते हैं जो सीधे प्रवेश लिए हैं और उनका गत साल का रिजल्ट अपडेट नहीं है। तो रिजल्ट और प्रमोशन वाला ऑप्शन है, उसमें जाकर के आपको पहले रिजल्ट अपडेट करना पड़ेगा। अगर रिजल्ट अपडेट गत साल का नहीं होगा तब तक वो छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। तो इस कारण से भी हो सकता है कोई पात्र विद्यार्थी हो लेकिन उसका नाम अप्लाई के लिए नहीं आ रहा हो, तो ये कारण ये भी हो सकता है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का नाम अगर नहीं आ रहा है, तो वो हो सकता है कि लाभकारी योजनाओं में उसकी जो सूचनाएं हैं वो फीड नहीं हो। मैं आपको लाइव भी बता दूंगा। और सबसे जो मेन बात है कि कई लोगों को इस तरह की समस्या आ रही है कि इस लाभकारी स्टूडेंट में अगर पात्र है और उसका नाम नहीं आ रहा है, और कुछ ऐसे छात्र है जो ऑटो फॉरवर्ड हो गए, लॉक हो गए। अब उनको आप कैसे अनलॉक करेंगे, दोबारा वेरीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि ऑटो लॉक होकर के ऑटो वेरीफाई हो गए, इसका मतलब आपने गौर नहीं किया है। तो आप उनको वापस अनलॉक करते हुए वापस उनको वेरीफाई कर सकते हैं। वो भी प्रोसेस मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको स्कॉलरशिप से संबंधित पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो लाभकारी योजना का जो मॉड्यूल है, यहाँ से आप जैसे साला दर्पण लॉगिन है, अब यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक तो विद्यार्थी वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से विद्यार्थी मॉड्यूल है, इसमें आपको यहाँ प्रपत्र 5 मिल जाएगा। प्रपत्र यहाँ 7 तो ऐच्छिक विषय से संबंधित है। विस्तृत विवरण का प्रपत्र 9 है। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है यहाँ से लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना, इसको आपको क्लिक करना है। और यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस खुलेंगे, जिसमें पीसीटीएस कार्ड, तो ये राजश्री योजना के लिए इसकी एंट्री जरूरी है, तभी बच्चे का नाम राजश्री योजना आएगा।
बीपीएल कार्ड अगर कोई कार्मिक स्टूडेंट है जिसके परिवार बीपीएल में है तो एंट्री करनी है। फैमिली इनकम ये सबसे ज़रूरी है। अब यहाँ से अगर मान लो किसी स्टूडेंट की फैमिली इनकम शो नहीं की हुई है या मान लो 2.5 लाख की लिमिट है और उसमें आपने 5 लाख शो की हुई है और वो गलत किसी कारण से पहले भर दी, तो अब उसका नाम है वो पात्र सूची में नाम नहीं आएगा। तो उसको आपको सबसे पहले उसकी फैमिली डिटेल्स वगैरह वो अपडेट करनी है। मैं एक आपको लाइव उदाहरण बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप क्लास सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने यहाँ से 12वीं किया, मान लो जैसे मान लो 6ठी 7वीं कोई भी कर ली, मैंने जैसे 7वीं क्लास सेलेक्ट कर ली, यहाँ से क्लास सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। तो 100 स्टूडेंट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे PCTS ID का अभी खाली पड़ा है तो क्योंकि ये स्टूडेंट कोई इस दायरे में नहीं है। अब यहाँ से आपके फैमिली इनकम का यहाँ से देखेंगे, तब कई छात्रों के जहाँ से यहाँ देखेंगे तो फैमिली इनकम है 40,000 है, किसी के 50,000 है। अब किसी के 0 शो हो रही है, किसी को 2 लाख हो रही है, किसी को 5,000 50,000। अगर यहाँ इनकम जो लिमिट है छात्रवृत्ति उससे अगर ज़्यादा शो हो रही है तो भी आपके छात्रवृत्ति है वो नहीं मिल पाएगी या वो पात्र में नहीं आएगा। अब मान लो इसकी इनकम यहाँ शो नहीं की हुई है तो यहाँ इनकम इसकी है वो जो भी आप यहाँ लिखना चाहें वो इनकम जितनी भी उसका आय है वो लिखें और यहाँ से आपको अपडेट करना है। दूसरा, अगर मान लो कोई कार्मिक यहाँ टैक्स पेयर है और टैक्स पेयर में अगर यस किया हुआ है किसी भी स्टूडेंट के आगे उसके माता पिता के टैक्स पेयर है, आय भरी हो और टैक्स पेयर यस किया हुआ है तो भी वो छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा। तो ये जैसे आ गया कि इनकम इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। इस तरीके से प्रत्येक स्टूडेंट की आपको जो भी पात्र है उनकी आय है वो सही करनी है, क्योंकि आय अगर सही नहीं होगी तो भी वो हो सकता है वो पात्र में नहीं आएगा। दूसरा, अगर मान लो EWS कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है या CWSN कैटेगरी का है, OBC EBC की अगर कोई विशेष कैटेगरी है तो वो जैसे मान लो यहाँ इसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरी है। यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें जैसे यहाँ देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी वाइज ST की है, SC OBC है, SBC है। अब ये जो मॉड्यूल है, अब यहाँ से जैसे OBC EBC का कैटेगरी है तो इसमें 1 टाइम रजिस्ट्री करनी है। कुछ मॉड्यूल है इसमें 1 टाइम रजिस्ट्री करनी है, कुछ में है एवरी ईयर करनी है। जैसे ऑर्फन सिंगल पेरेंट का कोई बच्चा है जिसके माता या पिता में से एक ही है, अनाथ है, तो उसकी एंट्री एक बार करनी है। कुछ मॉड्यूल ऐसे जिनमें वर्ष हर साल एंट्री करनी है, जैसे PCTS की 1 टाइम करनी है, BPL कार्ड की 1 टाइम और फैमिली इनकम है ये आपको हर साल एंट्री करनी है, एवरी ईयर आपको एंट्री करनी है। EWS कार्ड अगर किसी स्टूडेंट का है तो उसकी भी एंट्री है वो प्रत्येक साल करनी पड़ेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात की आप ये ध्यान रखें कि लाभकारी योजना वाला जो मॉड्यूल है अनिवार्य सूचना वाला, इसमें सारी सूचनाएं जो भी स्टूडेंट की से संबंधित है, खास करके आय का वगैरह इसमें जो भी दिया हुआ है, ये सारी आप एक बार डिटेल अच्छी तरह से अपडेट कर लें। अगर फिर भी नाम अगर नहीं आ रहा तो और भी कोई कारण हो सकता है, तो एक एक जो भी आप ये फॉर्मेट्स है 5 प्रपत्र 9 है रिजल्ट प्रमोशन वाला और ये अनिवार्य सूचना वाला लाभकारी योजनाओं के लिए, ये सारे अगर आप अपडेट करेंगे तो उस बच्चे का नाम अगर पात्र होगा तो वो अप्लाई में आ जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात की बिंदु संख्या 1 और 2 की समस्त कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात, क्योंकि ये दोनों काम आपको करना है। सबसे पहला काम तो इंचार्ज मैपिंग होगा, यानी किसी एक टीचर को इसका इंचार्ज बनाया जाएगा, उसकी ID से ये पोर्टल खुलेगा। दूसरा, मैपिंग होने के बाद में आपको प्रपत्र 5 प्रपत्र 9 रिजल्ट और प्रमोशन और लाभकारी योजना वाला जो मॉड्यूल है ये सारी एंट्री करनी है। इसके बाद आपको जो भी इंचार्ज है उनको लगभग प्रतिदिन आपको चेक करना है, क्योंकि इसमें ऑटो फॉरवर्ड का सिस्टम है तो फॉर्म ऑटो फॉरवर्ड हो जाएंगे अगर उसकी सारी डिटेल्स सही है तो प्रत्येक स्टूडेंट के जो भी पात्र है उसके आवेदन को सत्यापित करना है, यानी वेरीफाई करना है। अगले वीडियो किसी भाग में आपको बताऊंगा कि अगर मान लो वेरीफाइड या ऑटो लॉग हो गया और आपने वेरीफाई नहीं किया है तो आप उसको वेरीफाई आप कैसे करेंगे, क्योंकि वेरीफाई नहीं करके सीधा ऑटो लॉग हो रहा है, ये आपकी कहीं ना कहीं उदासीनता या कमी दर्शाता है कि आपने सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं की। तो आप उसको वापस अनलॉक करके उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैं आपको लाइव बता दूंगा। और अपात्र विद्यार्थी अगर कोई है और जिसका ऑटो फॉरवर्ड हो गया तो उसको आप रिजेक्ट कैसे करेंगे, ये भी आप यहाँ से मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि विदित रहे कि उक्त कार्य समयबद्ध है और जिसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हुए अधिकाधिक पात्र विद्यार्थियों से आवेदन की कार्रवाई करनी है। और अगर मान लो किसी अपात्र विद्यार्थी का आवेदन अग्रेसित न हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। अपात्र अगर कोई है तो उसकी जो भी डिटेल्स से आप पहले से अपडेट कर लें। मान लो जिसकी आय 5 लाख 7 लाख जिसके माता पिता की आय है, टैक्स पेयर है, और अगर वो आपने उसकी आय सही नहीं भरी, आय उसकी 50,000 60,000 या 1 लाख तक भर दी, तो वो अपात्र होते हुए भी उसकी ऑटो फॉरवर्ड में छात्रवृत्ति के लिए प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट को आपको उसकी डिटेल्स आप अपडेट कर देंगे। उसकी आय अगर आप 5 लाख या 7 लाख कर देंगे तो वैसे ही वो ऑटो उसमें नहीं आएगा, उसका नाम है अपात्र सूची में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि अपात्र विद्यार्थी कोई फॉरवर्ड नहीं हो और पात्र विद्यार्थी कोई चूक नहीं जाए, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। अपात्र विद्यार्थी का आवेदन स्वतः अग्रेसित हो जाए और उसको अगर भुगतान हो जाता है तो वो उसका उत्तरदायित्व भी
छात्रवृत्ति प्रभारी का होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें संस्था प्रदान की भी पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन की कमी या लापरवाही समझी जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखें कि किसी भी छात्र का अगर अपात्र है तो उसका ऑटो फॉरवर्ड हो गया तो उसको आपको रिजेक्ट करना है। अब बात करेंगे कि इस मॉड्यूल में आप किस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट जो कुछ जानकारी इसमें ली हुई है स्कॉलरशिप मॉड्यूल, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो पहला तो ऑटो सिस्टम है इसमें, और प्रतिदिन 10 बजे से सुबह 10 बजे से नहीं सॉरी रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक ऑटो सिस्टम चलता है। और उसमें अगर कोई भी पात्र विद्यार्थी आ जाता है तो उसका ऑटोमेटिक सत्यापन हो जाता है और फॉरवर्ड हो जाता है, और एक निश्चित समय के बाद में ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाता है। अब ऑटो सिस्टम से अगर कोई गलत आवेदन हो गया है तो आप उसको स्टेप 1 में अप्लाई या रिजेक्ट करके उसको उस साला दर्पण प्रभारी की लॉगिन से इसको दोबारा आवेदन कर सकते हैं। उसको अगर रिजेक्ट करना चाहें रिजेक्ट कर सकते हैं। और यदि ऑटो सिस्टम द्वारा सही ढंग से लागू किया गया तो प्रभारी आवेदन को सत्यापित और लॉक कर सकता है। आपको वेरीफाई करना है और लॉक करना है। और ये भी ध्यान रखें कि अनावश्यक रूप से अस्वीकार भी नहीं करें, क्योंकि अस्वीकृति अगर कर रहे हैं तो उसका कोई न कोई कारण होना चाहिए। और ऑटो सिस्टम द्वारा आवेदन पूरी तरह से साला दर्पण पर उपलब्ध जानकारी यानी जिसमें प्रपत्र 9 है, लाभकारी योजनाओं की जानकारी वगैरह, इसके आधार पर होते हैं। तो अगर आपने इसमें कुछ अपडेट नहीं किया या अगर सही जानकारी नहीं है और इस कारण से अगर ऑटो फॉरवर्ड हो गया है और गलत या अपात्र आवेदन हो गया है तो भी ये आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी और सभी आवेदनों को ऑटो सिस्टम द्वारा लॉक किया जाएगा। और अगर मान लो आवेदन करने के बाद 10 दिन तक प्रभारी द्वारा लॉक नहीं किया जाता तो संबंधित वो जो भी फॉर्म है वो कार्यालय को भेज दिया जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें। और मान लो ऐसी स्थिति है कि किसी स्टूडेंट के परिणाम की स्थिति में क्रॉस का निशान आ रहा है तो कृपया क्लास रिजल्ट फॉर स्कॉलरशिप वो मेन्यू है उसमें जाएं, आपके ऑप्शन है उसमें आ जाएगा सामने ही, और उसमें जाकर के सबसे पहले उसका परिणाम और उपस्थिति प्रतिशत है वो अपडेट करना है। यानी गत साल का जो भी परिणाम है वो आपको अपडेट करना है, उसके परसेंटेज है। मान लो 6ठी 7वीं में है और वहाँ परसेंटेज है तो ग्रेडिंग है तो ग्रेडिंग कर दें, ABCD जो भी ग्रेडिंग वगैरह है, और वो करने के बाद ही उसका फॉर्म है वो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये तो होगी सामान्य जानकारी। अब मान लो जैसे यहाँ बात करेंगे तो एक जैसे वेरीफाई का ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने अभी ये साइट आउट होगी तो मैं इसको दोबारा लॉगिन करके बताता हूँ आपको। अब जैसे आप इंचार्ज मैपिंग पे जाएंगे, यहाँ लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से पहले मैं आपको 2024-25 और पोस्ट मैट्रिक का एक बता देता हूँ उदाहरण, और उसके बाद में आपको प्री मैट्रिक का भी बता दूंगा। यहाँ से आप ये जो निर्देश वगैरह आप देख लें अच्छी तरह से। अब यहाँ आपको चेक करना है कि वेरीफाई वाला जो ऑप्शन है इसमें जैसे एक मैं यहाँ से आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे पोस्ट मैट्रिक का है, अब मान लो SC स्टूडेंट्स यहाँ से चेक लिया मैंने और शो पे क्लिक किया तो यहाँ आपके सामने जो भी स्टूडेंट है इनके फॉर्म टोटल वेरीफाइड फॉर्म्स है। अब यहाँ जैसे कक्षा 11 देखेंगे तो यहाँ ऑटो लॉक बता रहा है, उसके बाद में यहाँ बता रहा है वेरीफाइड डेट, यहाँ यस आ रहा है और वेरीफाइड आ रहा है। अगर मान लो कोई फॉर्म वेरीफाइड नहीं है तो आपको उसको वेरीफाई करना है। इसके अलावा अभी भी कोई पात्र छात्र है और अभी उसका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है तो आप यहाँ से अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ अप्लाई या रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ जाने के बाद में आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे एक स्टूडेंट है ST का है तो उसका फॉर्म अगर भरना है लेकिन उसके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो फॉर्म कैसे भरेंगे, यहाँ से जैसे मैं 11वीं क्लास क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक स्टूडेंट का नाम आ रहा है, यहाँ स्टूडेंट का नाम है, कक्षा है, मदर का नाम, कैटेगरी वगैरह। अब इसका अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन इसके बार बार कहने के बाद भी इसने बैंक में अपडेट नहीं करवाया, तो यहाँ सारी डिटेल्स ओके, आधार ऑथेंटिकेटेड है, जन आधार भी ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन अकाउंट होल्डर का नाम यानी उसका खुद का अकाउंट अभी तक नहीं है, और अकाउंट खुलवाने के बाद भी उसने अपना जो भी आधार जन आधार है उसमें अपडेट नहीं करवाया, तो ये यहाँ क्रॉस आ रहा है। बाकी सारी डिटेल्स इनकम का भी यहाँ अपडेट किया हुआ है लाभकारी योजनाओं में। लास्ट क्लास है उसका भी रिजल्ट पास बता रहा है, स्कॉलर टाइप में डी आ रहा है। अब मान लो इसका अप्लाई भी करना चाहेंगे तो एक भी क्रॉस अगर यहाँ दिख रहा है लाल कलर में तो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ से जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ये बता देगा कि इनवैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स, काइंडली इन्फॉर्म एप्लीकेंट टू अपडेट बैंक डिटेल्स इन जन आधार, यानी एप्लीकेंट को, स्टूडेंट को आप बोलें कि उसका बैंक डिटेल्स वो अपडेट करवाए। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके अप्लाई नहीं होता है तो आप उसको रोक सकते हैं, और अगर मान लो कोई गलत अप्लाई हो रहा है तो उसको आप यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर पात्र नहीं है तो ये तो हो गया वो जिनका अगर मान लो पढ़ना चाहें लेकिन कुछ कमी है तो किस तरीके से आप चेक करेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे किसी स्टूडेंट का फॉर्म में यहाँ तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये सारे वेरीफाई किए हुए हैं, लेकिन अगर वेरीफाई नहीं किया हुआ तो मैं आपको बता दूँ यहाँ से जैसे वापस आप 24-25 सेलेक्ट कर लें, और प्री मैट्रिक में यहाँ से कुछ स्टूडेंट के मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे जो वेरीफाई का ऑप्शन है, अब यहाँ वेरीफाई पे आप क्लिक करके यहाँ चेक करेंगे। यहाँ से जैसे कक्षा 6 सेलेक्ट कर लो, मैं 6 से 8 और SC प्री मैट्रिक, यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से जैसे कक्षा 8 है यहाँ से मैं 8 सेलेक्ट कर रहा हूँ,
अब यहाँ 8 में आप देखेंगे तो अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक ऑटो लॉक आ रहा है, दोनों ऑटो लॉक, यहाँ से जितने भी 5 फॉर्म है सारे के सारे ऑटो लॉक आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आगे जो वेरीफाइड में है, आपको यहाँ ध्यान, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ एक फॉर्म है वो वेरीफाइड है, बाकी फॉर्म है वेरीफाइड नहीं है और ऑटो लॉक हो गए हैं। अब ऑटो लॉक हो गए हैं और वेरीफाई आपने नहीं किए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता रही है। तो आप इसको कैसे वापस इसको वेरीफाई करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ से इसको फॉर्म को अनलॉक करना पड़ेगा। तो मैं अनलॉक कैसे करेंगे, तो यहाँ आपके सामने लॉक का ऑप्शन है, स्टेप 3 में आपके यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लॉक का ऑप्शन है। इस लॉक के ऑप्शन पे आपको जाना है और वापस वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ से मैं जैसे 6 से 8 SC कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से कक्षा 8 के जो स्टूडेंट थे, अब एक का तो वेरीफाइड है, यहाँ आप देखेंगे एक का तो येस वेरीफाइड आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे तो एक का तो आ रहा है येस वेरीफाइड, बाकी का नो आ रहा है। अब इस नो को सही कैसे करना है, वेरीफाइड कैसे करना है, तो यहाँ से आप इसके फॉर्म को अनलॉक कर लें। यहाँ से जैसे मैंने इसको अनलॉक कर लिया, ये ओके अनलॉक हो गया। अब वापस इसको भी यहाँ से अनलॉक किया, इसको भी आप यहाँ से अनलॉक कर लें। यहाँ से मैंने जैसे इसको भी अनलॉक किया और इस तरीके से जितने भी फॉर्म है यहाँ से भी इसको भी आप अनलॉक कर सकते हैं। तो ये जैसे 2-3 मैं आपको सिर्फ सैम्पल के रूप में बता रहा हूँ, यहाँ से भी मैंने इसको अनलॉक कर लिया। ये चारों फॉर्म मैंने अनलॉक कर लिए। अब यहाँ एक फॉर्म है येस वेरीफाइड वाला ऊपर रह गया, बाकी जो अनलॉक किए वो ऊपर आ गए, यहाँ फॉर्म बाकी नीचे रह गया। अब यहाँ से अगर मान लो कोई गलत है तो यहाँ से डिलीट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, अगर मान लो कोई गलत फॉरवर्ड फॉर्म हो गया। अब इनको आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद में जैसे यहाँ येस वेरीफाइड जो ऑप्शन है वो भी आएगा, नहीं आ रहा तो मैं आपको लाइव करके बता दूंगा। अब यहाँ से आपको जैसे लॉक वाला ऑप्शन पे आपके जगह पे लॉक भी कर दिया, अनलॉक भी कर सकते हैं। अब आपको वेरीफाई पे आना है और वापस वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ से जैसे स्टूडेंट 6 से 8 100 स्टूडेंट पे क्लिक करना है, वही 8वीं क्लास, क्योंकि 8वीं का ही मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल। तो यहाँ 8वीं क्लास में यहाँ नीचे देखेंगे तो एक के तो ऑटो लॉक 26/9 आ रहा है और वेरीफाइड है 26/9 आ रहा है, बाकी के ऑटो अप्लाइड 28/7 आ रहा है, किसी का 28/7 आ रहा है और लेकिन वेरीफाइड एक भी नहीं है। अब यहाँ से स्टूडेंट एक को वेरीफाई करना चाहिए क्योंकि ये सारे अनलॉक किए मैंने। अब यहाँ से आप एक बार इनको डिटेल्स को अच्छी तरह से यहाँ से चेक कर लें। जैसे यहाँ व्यू का बटन है, इस पर जाके प्रत्येक स्टूडेंट को यहाँ से चेक कर लें, इसका जन आधार ऑथेंटिकेटेड है, इसका आधार ऑथेंटिकेटेड है, इसके बैंक अकाउंट डिटेल्स इसके माता के नाम से है, क्योंकि प्री मैट्रिक में माता के नाम से हो सकता है, पोस्ट मैट्रिक के बच्चे का खुद का खाता होना चाहिए। फैमिली इनकम यहाँ शो हो रही है, 0 टैक्स पेयर है, स्कूल टाइप में स्कॉलर टाइप में डे स्कॉलर है, लास्ट रिजल्ट अपडेट है, स्कॉलरशिप अमाउंट वगैरह सब शो हो रहा है। अब यहाँ से आप एक बार चेक करके उसके फॉर्म वगैरह आप देख लें। उसके बाद में यहाँ से आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर दें। ये आगे स्कॉलरशिप एप्लीकेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से इसी स्टूडेंट को प्रत्येक को आपको चेक करके यहाँ से वेरीफाई करना है। अब यहाँ से इसको भी जैसे मैंने वेरीफाई कर दिया, अब वापस इसको भी वेरीफाई कर दिया, तो अब ये सारे वेरीफाई और येस आ गए। अब इसको अनवेरीफाई करना चाहते यहाँ से कर सकते हैं। अब ये तो हो गया वेरीफिकेशन का ऑप्शन। अब आपको वापस मैं लॉग पर्सन पे जाकर के बताता हूँ कि वहाँ जो एक ही वेरीफाइड बता रहा था, अब सारे जो भी थे वो सब वेरीफाइड बताएंगे। यहाँ से जैसे यहाँ कक्षा मैंने वापस 8 सेलेक्ट कर ली और यहाँ 8 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ अभी जैसे एक तो है ये वेरीफाइड है और बाकी को भी जैसे वेरीफाई करना है तो आपको इसको पहले एक बार वेरीफाई कर लें। ये अभी जैसे डिलीट एप्लीकेशन पे आ रहा है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब वापस वेरीफाई अगर करना है तो यहाँ दोबारा मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इसी को वापस आपको सेलेक्ट करके यहाँ स्टूडेंट को सेलेक्ट करके यहाँ जैसे कक्षा 8 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से वेरीफाई ऑप्शन जो नीचे है इस पर आपको क्लिक करना है। ये जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तो ये अपडेट नहीं होगा। यहाँ से जैसे आपने क्लिक कर दिया तो नो एप्लीकेंट सिलेक्टेड, तो पहले आपको एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसको आपको वेरीफाई करना है। यहाँ से जैसे चेक बॉक्स पर क्लिक किया और यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना है। तो एक एक एप्लीकेंट को अगर आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जैसे व्यू है तो व्यू पे जा करके अब यहाँ से ये थोड़ा सा नहीं हो रहा तो मैं आपको करके बताऊँ। यहाँ से आप देखेंगे तो अब ये हो चुका है, एक बार आपने वेरीफाई किया, अब ये सारे वेरीफाइड आ गए। यहाँ से अब ये क्लिक करते ही थोड़ा सा समय लिया लेकिन ये आ गए येस वेरीफाइड, येस वेरीफाइड, येस वेरीफाइड। अभी कुछ समय पहले 5 में से सिर्फ एक वेरीफाइड बता रहा था, अब आपके सामने सारे वेरीफाइड हो गए। अब वेरीफाइड का मतलब हो गया कि आपने इसको चेक करके वेरीफाई किया है और ऑटो लॉक हो गए और वेरीफाई पे नो आ रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने ध्यान नहीं दिया और आपकी लापरवाही के कारण वो ऑटो लॉक हो गए, ऑटो फॉरवर्ड हो गए। तो कोशिश करें कि प्रत्येक फॉर्म में आप उसको वेरीफाई करें और तो वेरीफाई करते ही आपके यहाँ से डेट आ जाएगी। जैसे ये वेरीफाइड ऑन 26 ये पहले किया हुआ था, अभी जैसे ये आ रहा है वेरीफाइड ऑन 27/7 यानी 27/9, अभी जैसे आज 27 तारीख है तो मैंने अभी वेरीफाइड किया तो यहाँ 27/9 आ रहा है। इस तरीके से इसमें भी 27/9 आ रहा है और एक 26/9 कल का था और बाकी पीछे नीचे वाले चारों हैं वो आज वेरीफाइड बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर मान लो कोई ऑटो फॉरवर्ड हो गया है, ऑटो लॉक हो गया है और आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाएँ
तो आप लास्ट तारीख 30 तारीख से पहले उस फॉर्म को अनलॉक करें और अनलॉक करके वापस उसको वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा, प्रपत्र 5, प्रपत्र 9 और रिजल्ट प्रमोशन और लाभकारी योजना वाले, ये चारों मॉड्यूल है। आप अच्छी तरह से अगर अपडेट कर लेंगे तो छात्रवृत्ति से संबंधित आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी छात्रवृत्ति टैब से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित। इसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, उनका भी लिंक दे दूंगा। और इस तरीके में अगर इस समय आपके इस संबंध में कोई भी अगर समस्या आती है, कोई भी अगर क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यथासंभव जब भी समय मिलेगा मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।